हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये देखिए किसी स्कूल का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोग का 2022-23 का जो यानी बोर्ड परीक्षा 2023 में आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये अर्धवार्षिक पेपर अभी आप जान रहे हो कि अक्टूबर में चल रहा है। ठीक है, तो इसका क्लास 10th का आप लोग का ये हिंदी का आप लोग देख सकते हो ये पेपर है। तो चलो इसको हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये जितने भी आप लोग के प्री बोर्ड परीक्षा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर होंगे इनको आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो मेन बोर्ड एग्जाम मार्च में आप लोग का होगा ना, उसमें काफी हेल्पफुल साबित होगा और इससे काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंसेंगे। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप सब जानते हो कि शुरू में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद 50 मार्क के सेकेंड पार्ट में आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो ये शुरू में देखो खंड अ के अंतर्गत सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो इसमें जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो कि राय कृष्णदास कौन थे। ओके, निबंधकार थे, गद्य गीतकार थे, कहानीकार थे या फिर नाटककार थे, ये चार थे आपका ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, राय कृष्णदास कौन थे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो जो राय कृष्णदास थे ना, वो एक प्रमुख गद्य गीतकार और एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये निबंधकार और ये नाटककार दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध गद्य गीतकार और कहानीकार थे, लेकिन गद्य गीत के लिए काफी फेमस थे, तो इसलिए ये ख ऑप्शन सही, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो राय कृष्णदास एक गद्य गीतकार के रूप में फेमस है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ सेकंड है, आप लोग देख सकते हो कि धर्म युग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। ओके, जो धर्म युग पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे। मोहन राकेश, भारतेंदु, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जा रही है, या धर्मवीर भारती या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखो जो धर्मयुग पत्रिका थी उसके संपादक धर्मवीर भारती थे। कौन थे? धर्मवीर भारती। यह पत्रिका ना जो धर्मयुग है ये टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ठीक, तो चलो धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। उसके बाद अगला है थर्ड नंबर प्रश्न, आप लोग देख सकते हो गुलाब राय द्वारा रचित है। ओके, इसमें से ऑप्शन दिया है, इसमें से गुलाब राय मतलब जी द्वारा क्या रचित है। मेरा जीवन प्रवाह, या मेरी आत्म कहानी, या मेरी असफलताएं, या मेरी आत्मकथा। इनमें से मतलब कौन सी रचना आप लोगों को बताना है कि गुलाब राय जी द्वारा रचित है। तो देखो इसका सही ऑप्शन है मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा लिखित है। ठीक है, तो चलो ये आप लोग का थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर गया। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ओके, जो खड़ी बोली यानी हिंदी, जो हम लोग साधारण हिंदी बोलते हैं इसी को खड़ी बोली बोला जाता है। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, उर्वशी। आप लोग का क ख ग चार थे ये ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो देखो जो ये प्रिय प्रवास है ना, इसी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, जिसके लेखक है सचिदानंद, हीरानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और इसको मतलब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको? प्रिय प्रवास को। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो प्रिय प्रवास, और जिसके लेखक एक तरह से बोल सकते हैं या जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। ठीक, चलो अगला हम लोग इसके बाद हम लोग का फोर्थ के बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ममता पाठ गद्य की किस विधा में है। ओके, ममता पाठ गद्य की किस विधा में। आप लोग का देखिए, आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है ना शायद, ममता आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है। आप लोग का जो मतलब क्या है कि फर्स्ट नहीं सेकंड आप लोग का चैप्टर है ये ममता, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है ना। फर्स्ट तो शायद मित्रता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती रहती है ममता मित्रता में, तो इसको ध्यान रखिएगा। मित्रता जो फर्स्ट आप लोग का चैप्टर है गद्य का, वो मित्रता है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और सेकेंड है ममता जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और ममता जो है किस गद्य विधा की रचना है। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है कि कहानी है। तो देखो आप लोग का यहाँ देखो उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है या फिर कहानी है। तो ममता कहानी विधा पे आधारित रचना है, ये आप लोग याद रख सकते हो। अगला देखो, अगला हम लोग 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न है कि घनानंद कवि थे। ओके, घनानंद कवि थे क्या। इसमें 4 ऑप्शन देखिए, आदिकाल के, या भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के।
तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो देखो जो ये प्रश्न संख्या 6 है ना, ये मतलब इसका सही ऑप्शन होगा रीतिकाल। ठीक है, घनानंद रीतिकाल के एक मतलब प्रसिद्ध कवि थे। देखो आप लोग याद रखिएगा रीतिकाल के कवियों में ना ये घनानंद के अलावा पद्माकर, केशव, मतीराम, भूषण, ये सब फेमस हैं, तो इनको आप लोग याद रख सकते हो। बाकी चलो हम लोग 6 के बाद अगले प्रश्न इधर हम लोग आ जाते हैं। इधर हम लोग 7वें प्रश्न पे, इधर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये 7वां प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 7वां प्रश्न क्या है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार है। ओके, जो ये कामायनी महाकाव्य है इस किसके द्वारा लिखित है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? आप सब लोग जानते हो यार कि कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये आप लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद 7वें के बाद 8वां कि रीति सिद्ध कवि हैं। ओके, रीति सिद्ध कवि कौन है? बोधा या आलम या बिहारी या केशवदास? ये आपका 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, तो देखो इसका सही ऑप्शन है बिहारी। बिहारी लाल जी रीति सिद्ध कवि हैं। अब ये रीति सिद्ध कवि क्या होता है? देखो इसके 3 मतलब रीतिकाल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। ठीक है, तो इसके अलग अलग कवि हैं, तो यहाँ मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप यहाँ के लिए याद रखिए कि रीति सिद्ध कवि हैं, तो इनमें से बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक, चलो ओके, ये बाकी ये सभी मतलब रीतिकाल के ही कवि हैं, सभी के सभी लेखक। लेकिन उसी में देखो रीतिकाल को 3 पार्ट में बांटा गया है, मैंने जैसा कि बताया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। क्लियर? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें पूछा गया है और यही ज़्यादातर आता है आप लोग के एग्जाम में। चलो इसके बाद 8वें के बाद हम 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ओके, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, ये हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। घनानंद, भूषण, सेनापति, केशवदास? तो सही ऑप्शन है केशवदास। जी हाँ मेरे दोस्त, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। देखो कठिन काव्य का प्रेत कहने का मतलब क्या है कि मतलब इनकी मतलब रचनाएं मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत जटिल है, सिंपल वही होता है कठिन काव्य का प्रेत, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये केशवदास को। अगला चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न कि द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्विवेदी युग का जो नाम है वो द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम पे पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र? ये तो गलत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा। प्रेमचंद? नहीं भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? जयशंकर प्रसाद भी गलत है, सही ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही, ठीक है, ये द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 10 के बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि करुणरस का अस्थायी भाव है। भाई करुणरस यानी जहाँ करुणा एक तरह से हो, शोक हो, ठीक है, तो ये आप लोग का बी इसमें साफ आंसर सही है। तो करुणरस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। ये हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग का प्रश्न संख्या 11 का ये ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो हम लोग प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे, ओके, पहले और तीसरे यानी विषम चरण की बात कर रहा है। ठीक है, पहला और तीसरा विषम चरण, और दूसरे एवं चौथे मीन्स यहाँ सम चरण की बात कर रहा है। ठीक, में क्रमशः मात्राएं होती है और ऑप्शन दिया 13, 11, 12, 12 या 11, 13 या 24, 24। तो देखो जो सोरठा होता है ना उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और उसमें पहला और तीसरा जो चरण होता है उसको विषम चरण बोला जाता है। और पहले और जो मतलब तीसरे यानी जो विषम चरण होते हैं उनमें 11, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11, 11 मात्राएं होती है, और जो सम चरण होता है यानी दूसरा और आप लोग का चौथा उसमें 13, 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखो 11, 13 का पेयर है, तो 11, 13 इसमें से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यानी पहले और तीसरे चरण में 11, 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13, 13 मात्राएं होंगी। ये ऑप्शन आप लोग का ये मतलब आपके विकल्प के अनुसार ये सही हो जाएगा ग। ठीक है, 12 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग इसके बाद 13 नंबर कि पीपर पात सरिसमंडोला में अलंकार है। देखो पीपर पात सरिसमंडोला में आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा? ये बी ऑप्शन सही है, ख
उपमा अलंकार। बाकी ये कैसे है तो इसके लिए देखो मुझे सेपरेट आपको अलंकार यहीं पे पढ़ाना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो वीडियो लंबी हो जाएगी अलंकार पढ़ाऊँ तो। अलंकार की एक मैं देखो रस छंद अलंकार, तीनों की रस की तो नहीं, अलंकार और छंद की मतलब दो सेपरेट अलग अलग वीडियो लाऊंगा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम्पल हैं जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं, D2 फंस सकते हैं, उनको भी मैं ले लूंगा और इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आगे चलकर। तो यहाँ केवल याद रखिए पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। बाकी उपमा अलंकार होता क्या है तो आप जानते हो कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच हम क्या कराते हैं कि उनके गुण या कृति या स्वभाव आदि में समानता दर्शाते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है, वहीं पे उपमा अलंकार होता है। बाकी चलो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, पीपर पास इस मंडोला में आप याद रखिएगा उपमा अलंकार होता है। चौराहा में समास है, भाई चौराहा किसकी मतलब हमें बोध करा है, चौराहा मीन्स चार राहों का समूह, यानी संख्यावाचक शब्द है, संख्या का बोध करा रहा है। और संख्यावाचक समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। बहुब्रीहि कर्मधारय खत्म, आप लोग का द्वंद्व द्विगु में आप लोग को कंफ्यूजन होगी, तो ये द्वंद्व गलत है, आप लोग का द्विगु सही हो जाएगा, क्योंकि द्विगु क्या होता है, संख्यावाचक होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही संख्यावाचक होता है। चौराहा हो गया या अलग जो भी आप और भी मतलब ले जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे चौराहा यानी चार राहों का समूह हो गया, इसका मतलब यानी संख्या का बोध ही एक शब्द करा रहा है, तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जैसे आप लोग ऐसे लिखते होंगे माता पिता, बीच में ऐसे हाइफन आ जाता है ना, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। या इसका समास विग्रह करोगे तो बीच में और अथवा या आएगा, यानी माता और पिता या माता या पिता, ऐसे बीच में और अथवा या आ जाए तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। आप लोग के एग्जाम में 100% में से आप मान लो कि 80% चांस है कि आप लोग का द्वंद्व अथवा द्विगु इन्हीं दोनों में से आप लोग के एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। चलो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि मकान का तत्सम रूप है, जो मकान शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है। ओके चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो भुवन, घर, भवन या उपवन। उपवन गलत है, घर भी गलत है क्योंकि घर तो तत्सम रूप ही है, भुवन नहीं होगा, आप लोग का भवन होगा, ये ग ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग का ये क्या है, तत्सम रूप है, और ये मकान तद्भव एक तरह से शब्द है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये घर भी आप लोग का तद्भव शब्द है। और शुद्ध तत्सम यानी शुद्ध रूप ये भवन है, ये ग ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ओके, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या मतलब, जो मतलब जैसे किसी शब्द के पहले लगा हो वो उपसर्ग होता है, जो किसी शब्द के बाद में लगा हो वो प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग पहले, तो प्रत्येक में प्रत्यय या प्र या प्रति या प्रत। तो देखो यहाँ पे जो प्रत्येक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लड़के इसमें कन्फ्यूज होंगे। प्रत्येक में प्रति आप लोग का उपसर्ग है, ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग करोगे तो प्रति प्लस एक क्या होगा, प्रति, यहाँ देखो प्रति प्लस एक। देखो यहाँ पे मतलब अगर आप उपसर्ग को अलग करते हो तो यहाँ जो एक मतलब शब्द प्राप्त होता है इसका मतलब कुछ मतलब भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द। ठीक है, तो प्रति और प्लस एक, यहाँ एक आप लोग का मतलब नॉर्मल शब्द है और इसमें उपसर्ग जुड़ा है प्रति, ये दोनों जुड़कर प्रत्येक हो गया है। तो यहाँ प्रति आप लोग का उपसर्ग है, ये ऑप्शन ग सही है। उसके बाद अगला 16 के बाद 17 नंबर की पंकज, वारिज, जलज शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो देखो यहाँ पंकज और जलज से आप पहचान गए होंगे, बाकी ये शायद आपके समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन पंकज और जलज से आप पहचान गए होंगे कि ये कमल का आपने पढ़ा होगा कि पंकज, नीरज, सरोज, जलज, ऐसे पढ़ा होगा कि ये सब पर्यायवाची होते हैं। तो ये कमल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये घ वाला यानी 4th नंबर वाला। 18 नंबर प्रश्न है कि अत्याचार में संधि है। ओके, अत्याचार में कौन सी संधि है। सीधे साधे आप लोग याद रखिएगा कि अत्याचार में आप लोग का, ठीक है, इसका अगर संधि विच्छेद करो तो वो होगा अति प्लस आचार। क्या होगा, यहाँ मैं कर आपको दिखाता हूँ, अति प्लस आचार, आचार। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग का यण संधि का गुण होगा। बाकी मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि एक सेपरेट वीडियो में आपका संधि का भी लाऊंगा, जिसमें मैं सारी संधि आपको बता दूंगा, तो ये आपको देखकर ही पहचान में आ जाएगा कि कौन सी संधि है। ठीक, चलो उसके बाद ये 19 नंबर और 20 नंबर प्रश्न में आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आप फल का और नदी का शब्द रूप याद कर लीजिएगा, और एक धातु रूप में एक आप पठ धातु का रूप याद कर लीजिएगा, तभी ये आपसे 19वां और 20वां प्रश्न हो पाएगा। जैसे यहाँ पूछा है कि फले शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो देखो फले, आपने फल का रूप पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट से ही अगर शुरू होता है तो फलम फले फलानी, फलम फले यानी सेकेंड नंबर पे आ रहा है, यानी द्विवचन, और प्रथम पुरुष एक तरह से हो गया, यानी प्रथमा विभक्ति आपका और द्विवचन हो गया। ठीक,
तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, ये देखो यहाँ पे ये सही है, प्रथमा द्विवचन। और ये देखो ये प्रथमा ये तो हो गया, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे मतलब ये भी ध्यान देना, ठीक है, कि आप लोग का देखो फलम फले फलानी फर्स्ट लाइन होती है, सेकेंड लाइन क्या होती है, सेकेंड लाइन भी होती है फलम फले फलानी, यानी सेकेंड में भी आप लोग का, यानी आप लोग का एक तरह से द्वितीय पुरुष में भी और आप लोग का द्विवचन रूप भी फले होता है, और प्रथमा मतलब प्रथम विभक्ति में भी द्विवचन रूप में भी फले होता है। तो यहाँ पे द्वितीय में बहुवचन लिखा है, बहुवचन नहीं होता है, द्विवचन में होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है और ये तो आपका होगा ही नहीं। ठीक, यहाँ द्वितीय में भी आप लोग का क्या होता है, द्विवचन में फले ही रूप होता है, लेकिन यहाँ बहुवचन लिखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। प्रथम विभक्ति में ही भी क्या होता है कि आपका फले क्या होता है कि द्विवचन में होता है, और प्रथम जैसे फलम फले यानी द्विवचन हो गया और प्रथमा पुरुष, तो ये आपका सही है। ठीक, चलो इसको बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ये आपको रूप तो याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद 20वां है कि अपठत में लकार पुरुष एवं वचन है। देखो अपठत में लकार पुरुष एवं वचन हमें पूछ रहा है कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो देखो अपठत है, जो अ से यहाँ पे शुरू में मतलब शुरुआत हो, अपठत, अपठताम, अपठन, अ से शुरू हो, आप समझिएगा कि उसमें सीधे सीधे लड लकार होता है, लड लकार यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लट लकार है, लोट लकार है, लट यहाँ पे देख सर, तो ये आपके साफ गलत हो गए। यहाँ ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक ही है, तो यहाँ ये मध्यम पुरुष बहुवचन, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन सही हो गया। बाकी और कहीं भी लड लकार आप लोग का मान लो यहाँ पे भी अगर लड लकार ऑप्शन दिया हो, तो अब आपको ये मध्यम पुरुष बहुवचन सब रूप मिलाना होगा। तो इसके लिए आपको ये इसका पूरा का पूरा ये मतलब शब्द रूप याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बोलूंगा कि आप पठ धातु का पूरा शब्द रूप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखो तीन थे आप लोग के आएंगे, पठ, हंस धातु और एक लिख धातु, तीन ही में से मतलब कोई एक का पूछेगा, ज्यादातर पठ का ही पूछता है। आप पठ का याद कर लीजिएगा, पठ का याद कर लेंगे तो उसी के आधार पर इसका सबका बना लेंगे आप। ठीक, इसमें आपके 5 टाइप होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लड लकार, विधि लिंग, ऐसे 5। तो 5 इसमें याद करने पड़ेंगे, 5 टाइप के। और इसमें आप फल का रूप याद कर लीजिएगा, नदी का रूप याद कर लीजिएगा, आपका फंस जाएगा यही एग्जाम में। तो इस प्रकार आप लोग के ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आप लोग के बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट तो आप जानते होंगे कि आप लोग के एग्जाम में इस बार नए पैटर्न के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2023 में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में पूछा जाएगा। बाकी उसके अलावा ये 50 मार्क के इधर आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो इसमें मैंने देखा ना, तो ये किसी स्कूल का ये पेपर था, पता नहीं मुझे किसी स्कूल का, ये किस स्कूल था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन किसी स्कूल का ये पेपर होगा, ये सब टीचर बनाए थे। तो इसमें ये थोड़ा इधर थोड़ा पैटर्न गलत बना दी हैं वो लोग, इधर थोड़ा मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वैसे मतलब इन्होंने नहीं बनाया है, थोड़ा यहाँ पैटर्न गलत बता दिया है। तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। बाकी इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये इतना इधर वाला मैं नहीं सब कराता हूँ। बाकी ये इम्पॉर्टेंट आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया आप सबके लिए। तो इस प्रकार आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बहुत सारी वीडियोज इसी प्रकार की चैनल पर पड़ी हुई है, आप उन्हें जाकर जरूर देखना। और चैनल को, जी हाँ मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।